सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से जानते हैं कि प्रदीप सर ने अनाउंसमेंट किया है कि ये जो आपका चैनल है ये स्पेसिफिकली आपके कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे सिर्फ कॉमर्स डेडिकेटेड वीडियोस क्या आपके लिए आएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम 12th स्टैंडर्ड की एसपी के चैप्टर से कर रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो मैं एक पर्सनल लेवल पे बात करूं तो हमारी पर्सनल लाइफ में भी फाइनेंस का बहुत एक मेजर रोल होता है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी चीज परचेज करनी हो, खुद को अपग्रेड करना हो, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करनी हो, तो सारी चीजों के लिए हम उसी तरह से जब हम एज अ कॉमर्स स्टूडेंट जब हम किसी कंपनी के बारे में पढ़ रहे, कॉर्पोरेट के बारे में पढ़ रहे, तो हमें फाइनेंस का क्या रोल होता है, सबसे पहली चीज ये समझना क्या बहुत ज्यादा आवश्यक यानी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वो चीज हम शुरू करेंगे, लेकिन वो चीज समझने से पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है ये चीज समझने से पहले सबसे पहली चीज हमें ये समझेंगे कि ये चैप्टर का पूरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा मैं समझा दूंगा, फिर आपको क्या चीजें समझ में आ जाएगी। अब जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई भी बंदा है जो क्या करना चाहता है, जो बिजनेस करना चाहता है, एक स्पेसिफिक आइडिया के साथ आता है कि मुझे क्या करना है, मुझे एक आइसक्रीम का बिजनेस खोलना है। क्या खोलना है? एक आइसक्रीम की शॉप खोलनी है और आइसक्रीम मैन्युफैक्चर भी करेगा और साथ ही साथ सेम क्या करेगा, बेचेगा भी। ठीक है, अब आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन चाहिए रहेगा, बहुत सारी चीजें चाहिए रहेंगी, और बहुत सारी चीजें परचेज करने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, फ्री में तो मिलेगा नहीं, उसके लिए हमें पैसे चाहिए रहेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में मनी बोलते हैं। और वही मनी जो क्या किया जा रहा है, जो आपके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। सही बात है, हाँ या ना। अब यहाँ पे ठीक है, हमें पता है कि हमें मनी चाहिए, लेकिन कितना पैसा चाहिए वो हमें पता चलना चाहिए। वो कितना पैसा चाहिए किस तरह से पता चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो पूरा एक लिस्ट है वो लिस्ट हमें क्या तैयार करना पड़ेगा। अब लिस्ट किसकी बोलोगे, खाने की, राशन की? नहीं, बिजनेस में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होगी, क्या क्या सोर्सेज रिक्वायर्ड है, क्या क्या मीन्स रिक्वायर्ड है, ये हमें क्या पता करना पड़ेगा। पता करने के बाद उसकी पूरी जो लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। अब लिस्ट तैयार करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेशन करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि एस्टिमेशन मतलब क्या? एस्टिमेशन यानी उसकी जो वैल्यूज है वो हमें अंदाजा लगानी पड़ेगी या फिर पता करनी पड़ेगी। सही बात है। अब एक बार हमने वैल्यू पता करी सारी चीज की, तो अब हमें क्या पता चल जाएगा, हमें कितने पैसों की जरूरत है, कि पैसे यानी बिजनेस में लगने वाले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब जरूरत यानी रिक्वायरमेंट है, क्या है, रिक्वायरमेंट, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट होता क्या। कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब बेसिकली ऐसी चीज है, मतलब ये एक स्पेसिफिक अमाउंट जो हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगने वाला है या फिर हमारे बिजनेस में लगने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब जो कैपिटल रिक्वायरमेंट निकला, फॉर एग्जांपल अगर बात करूं तो 10 लाख का आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट लगा। अब यहाँ पे 10 लाख का कैपिटल रिक्वायरमेंट है आपको, तो अब 10 लाख आप जेब में लेके घूमोगे नहीं। हाँ, मैं मान सकता हूं कि आपके पास कुछ पैसे होंगे, लेकिन पूरे 10 लाख रुपए शायद आपके पास नहीं हो। तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए सोर्सेज ढूंढोगे। सोर्सेज यानी जरिया जिससे आप क्या पैसे ला सके। आप क्या सोर्सेज ढूंढोगे जिससे आप क्या पैसे अपने बिजनेस में क्या लेकर आ सके। तो सोर्सेज क्या होंगे, बीइंग अ पर्सन आप क्या करोगे, अपने रिलेटिव से मांगोगे, आपकी कुछ सेविंग्स रहेंगी, आपके मॉम डैड से मांगोगे यानी पेरेंट्स से मांगोगे, और आपके यार दोस्त जो होंगे उनसे मांगोगे। सही बात है, हाँ या ना। अब फ्रेंड से मांगो, अब इनसे पैसे डिमांड करो। अब पैसे जब डिमांड करो, अब देखो कोई भी जब पैसा देगा, हालांकि अगर मैं बात करूं, चलो सेविंग की बात कर लूं, सेविंग आपका, तो आप उस पर शायद इंटरेस्ट नहीं चार्ज करोगे, और आपकी जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स शायद आपसे लेंगे नहीं, क्योंकि आप उनके बच्चे हो, वो नहीं लेंगे कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहे। बट चीजें अगर मैं कहूं, लेकिन जो बाकी लोग होंगे वो क्या करेंगे, जब भी आपको पैसे देंगे उस पैसे के बदले कुछ चीजें जो है चार्ज की, चीज यानी क्या, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट क्या होता है, जब कभी भी आप एक लोन लेते हो, जब कभी भी आप एक लोन लेते हो, तो एक आपको उस लोन के बदले एक स्पेसिफिक अमाउंट जो होता है, जो परसेंट होता है, वो पर ईयर आपको पे करना पड़ता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं, जब आप कभी भी लोन लेते हो तो जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है, यानी जितने आपने लोन लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख का लोन लिया है, कितने लाख का लिया, 5 लाख का लोन किया, उसमें 5% इंटरेस्ट आपको क्या लगा है, ब्याज लगा है। तो आप 5% इंटरेस्ट तो हर साल पे करोगे ही करोगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आपको ये जो 5 लाख है, मतलब एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी ड्यूरेशन डिसाइड होगा उस ड्यूरेशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो 5 लाख रुपए वो भी क्या आपको लौटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाना पड़ता है, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी आपको क्या पे करना पड़ता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब ये आपके सोर्सेज है, ठीक है, यानी आपके मीन्स है जहां से आपको क्या करने वाले, पैसे आने वाले। अब पैसे जब आने वाले तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एज अ बिजनेसमैन
एज अ बिजनेस मैन, एज ए एंटरप्रेन्योर, आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि आपको ऐसी जगह से पैसे लेने, ऐसी जगह से पैसे लेने जहां पे आपको जो इंटरेस्ट हो कम से कम चार्ज हो। जैसे कहीं पे 5% हो रहा है, कहीं पे 8% हो रहा है, कहीं पे 10% हो रहा है, कहीं पे 15% हो रहा है। तो आप कैसे कहां से पैसे लोगे जहां पे आपको कम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो 5% में मुझे कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है अमाउंट, ठीक है, मैं वहां से ले लूंगा। 8% में मिल रहा है, ठीक है, वहां से ले लूंगा। अब बैंक है, बैंक जो मुझे है 7% पे दे रही है, तो मैं क्या करूंगा 7% में। तो अगर ये तीनों सोर्सेस से मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यही तीनों सोर्सेस से क्या मैं पैसे लूंगा, बाकी सोर्सेस से लेना पसंद करूंगा क्या, नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि जितने मेरे खर्चे कम होंगे, इंटरेस्ट भी तो एक खर्चा हो गया ना, यानी एक कॉस्ट आप पे कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एक कीमत पे कर रहे हो, किसके लिए, फाइनेंस के लिए, यानी पैसे के लिए, कैपिटल के आप क्या करो, एक खर्चा, एक कॉस्ट पे करो, यानी कीमत पे कर रहे हो। तो क्या होगा, ये आपका खर्चा ही होगा, समझ में आ गया। और इंटरेस्ट, तो ये आपका जितना कम होगा उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा गेन करोगे। और इतनी चीज मैं आपको बता दूं कि जो खर्चा यानी इंटरेस्ट आपका क्या है, कीमत है। कीमत को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। और ये कॉस्ट किस चीज का, कैपिटल का है, तो इंटरेस्ट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोला जाता है, इतना ध्यान रखना। तो साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपको पैसे को फाइनेंस बोला जाता है। तो ये जो इंटरेस्ट पे करो, ये क्या कीमत है किसकी, आपके फाइनेंस की, तो उसको फाइनेंस कॉस्ट भी बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम फाइनेंसिंग डिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमने क्या देखा, हमने ये डिसाइड किया कि हमें कहां से कितने परसेंट, कहां से कितने पैसे लेने, ये हमने डिसाइड करना पड़े। जैसे रिलेटिव से मैंने 5 लाख लिया, फिर उसके बाद सेविंग में मेरे 50,000 पड़े थे, 4.5 लाख रुपए मुझे यहाँ से मिल गया, सॉरी 2 लाख मुझे पेरेंट्स से मिल गया, बाकी के जो रिमेनिंग अमाउंट था मैंने बैंक से ले लिया। तो मैंने ये डिसाइड किया मुझे कहाँ से कितने पैसे लेना और कितने परसेंट इंटरेस्ट में लेना। तो मैंने देखा कि ये मुझे कम इंटरेस्ट पे दे रहे, तो मैंने इन्हीं से क्या किया, अपना जो सॉरी कैपिटल रिक्वायरमेंट था वो मैंने फुलफिल किया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। यानी क्या करो, देखो कैपिटल है, कैपिटल क्या होता है, जो बिजनेस में पैसे लगने वाला। स्ट्रक्चरिंग यानी बनाना, मैं अपना कैपिटल क्या कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ। कैपिटल कितना चाहिए मुझे, 10 लाख चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने 50,000 रुपया मेरे सेविंग्स में से पड़े थे, 2 लाख रुपए मेरे पेरेंट्स से लिया, तो मेरा 2.5 लाख डेवलप हो गया, यानी स्ट्रक्चर्ड हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे जो रिलेटिव्स थे वो मुझे 5 लाख रुपए दे रहे थे, तो इससे क्या हो गया, मेरा 5 लाख, यानी कितना लाख डेवलप हो गया, 7.5 लाख रुपए डेवलप हो गया। अब 2.5 लाख की और रिक्वायरमेंट थी, तो 2.5 लाख मैंने कहां से फुलफिल किया, बैंक से फुलफिल कर दिया। तो ये मैंने क्या किया, एक एक करके पूरा जो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर किया यानी बनाया, तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग बोलता हूँ। क्लियर हुआ? और ये कैपिटल स्ट्रक्चरिंग कैसे बना, जहां पे इंटरेस्ट क्या है, कम मुझे चार्ज हो रहा है, वहां पे बना है। क्लियर हुआ? अब बिजनेस में पैसा आ गया, बिजनेस में पैसा होगा, बिजनेस में पैसे आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट यानी बजट बनाना पड़ेगा। अब बिजनेस में जब मैं पैसे लेकर आता हूँ, मुझे बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैं 4 चीजें यहाँ पे ले रहा हूँ। सबसे पहले शॉप खोलना पड़ेगा, तो शॉप के लिए मुझे एक लैंड चाहिए रहेगा, सही बात है। अब यहाँ पे आइसक्रीम मैं अपने हाथों से बनाऊंगा, लेकिन हाथों से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो मुझे मशीन लेनी पड़ेगी। क्या मुझे लेंगे, मशीन लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद सारे काम मैं करूंगा क्या, एक अकेला आदमी पूरा काम नहीं कर सकता, मुझे क्या चाहिए रहेगा, लेबर्स चाहिए रहेंगे, यानी एम्प्लॉइज चाहिए रहेंगे, सही बात है। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए, आइसक्रीम बनाने के लिए रॉ मटेरियल। अब ऐसा तो है नहीं कि जादू मंत्र छू मंत्र किया तो मेरा जो आइसक्रीम वो बन के तैयार हो जाएगा, मुझे रॉ मटेरियल भी चाहिए रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं 2 चीज की बात करूं, तो जो लैंड और जो मशीन है, ये आपका क्या है, फिक्स एसेट है। क्या फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज होती है जो बिजनेस में एक बार ला दिया आपने, तो आगे आपको बार बार उसको परचेस करने की जरूरत है। हाँ, उसके मेंटेनेंस में खर्चा जाएगा, या फिर जब वो पुराना हो जाएगा तो उसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन बार बार चेंज, हर दिन चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो उस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट बोलते हैं, जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। अब ऐसे चीजों में जब पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, ऐसी चीजों में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। समझना, जब कभी भी हम क्या कर रहे हैं, जो कैपिटल है किसी फिक्स एसेट को परचेज करने में इन्वेस्ट करें, तो दैट काइंड ऑफ कैपिटल विल बी नोन एज फिक्स कैपिटल। what it will be known as, it will be known as fixed capital। is it clear? ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें तो लेबर और रॉ मटेरियल, ये क्या रिकरिंग है। रिकरिंग यानी जो बार बार चीजें लगने वाली है। लेबर को हर महीने सैलरी पे करनी पड़ेगी, या फिर वेजेस के बेसिस पे, तो वेजेस मुझे हर दिन पे करना पड़ेगा। इनके रॉ मटेरियल ऐसा नहीं है कि एक बार ला दिया बिजनेस में तो उसका डबल होता जाएगा, जैसे मोर का पंख बुक में रख के डबल होता जाता है, वैसे डबल हो जाए, ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा है नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, उसे बार बार परचेस करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या, तो उसके लिए हमें बार बार पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, यानी कैपिटल का क्या वर्किंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी बार बार उसका आना लगाना पड़ेगा, हमें कैपिटल की जरूरत है।
कैपिटल का जो काम है, काम यानी वर्किंग, हमें हमेशा रहेगी। तो इसी को, इस तरह के कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, इस तरह के कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसी तरह के डिसीजन, कौन सा पैसा कब और कहां पे किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कौन सा पैसा कहां पे और किस तरह से इन्वेस्ट करना है, जिससे हमारा जो रिटर्न हो वो ज्यादा हो, जो हमारा रिटर्न हो ज्यादा, यानी जो हमारा प्रॉफिट हो ज्यादा हो। तो इस तरह के डिसीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको इन्वेस्टिंग डिसीजन बोलते हैं। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम क्या एक डिसाइड करते हैं, बजट बनाते हैं कि इस चीज पे इतना पैसा सर्च करना है और इस सर्च नहीं इन्वेस्ट करना है, और इस चीज पे इतना पैसा इन्वेस्ट करना है। यानी बेसिकली एक बजट बना, किसका बजट बना, कैपिटल का बजट बना। तो इसको हम लोग क्या, इसको हम लोग एक और चीज बोलेंगे, कैपिटल बजटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, कैपिटल बजटिंग। समझा। अब यहां पे चीज ध्यान रखना, जब भी आप कैपिटल की रिक्वायरमेंट अपनी डिसाइड करो तो एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कितने पैसे रिक्वायरमेंट है, बट ऑब्वियसली बात है, आप क्या करोगे, हमेशा ध्यान में रखोगे। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो ये ध्यान में रखनी है कि बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है, तब तो आपका पैसे लगने वाले वो आप डिसाइड करो। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी आपको क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, यानी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। अब आप बोलोगे सर कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद पैसे की रिक्वायरमेंट, तो बिजनेस खोलने का मतलब क्या। तो चीज यहां पे समझना दोस्त कि जरूरी नहीं है कि आपका जो बिजनेस है पहले ही दिन पे क्या आप बूम करने लगे, यानी अच्छी खासे चलने लगे। तो हो सकता है कि 1-1.5 साल आपके कस्टमर्स, आपके शॉप जो आपका बिजनेस है, लोगों के मतलब क्राउड में एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करने में टाइम जाता है, गुडविल क्रिएट करने में टाइम जाता है। उसके बाद आपका जो खर्चा है पूरा बिजनेस से निकलेगा, लेकिन तब तक के लिए आपको ही बिजनेस को संभालना है। ठीक है, 1-1.5 साल तो आपको पकड़ के चलो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका भी क्या पूरा खर्चा है जो एस्टिमेट करके चलना पड़ेगा, और फिर जाके आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या कितना है वो डिसाइड होगा। क्लियर हुआ। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसी के बेसिस पे पूरा जो चैप्टर है हम पढ़ने वाले हैं, आपको सारी चीज समझ में, बस लेक्चर ध्यान से देखना, सारी चीजें। और साथ ही साथ अगर आपको लेक्चर समझ रहा है, सारी चीजें समझ रही है, तो नीचे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे हमें फॉलो भी कर सकते। इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन आस्क ओवर देयर डायरेक्टली। क्लियर। चलो अब चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो चैप्टर है हमारे, सॉरी, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट ऑफ फाइनेंस। सबसे पहली चीज ये दो टर्म के बारे में समझ लेंगे। कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, सिर्फ फॉर कॉर्पोरेट, सिर्फ फॉर कंपनी, सिर्फ फॉर कॉर्पोरेट, सिर्फ फॉर कंपनी। फाइनेंस दिमाग में पहले आता है, फाइनेंस पैसा, पैसा और पैसे का मैनेजमेंट, पैसा और पैसे का मैनेजमेंट। यानी इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या हो गया, हम पढ़ने किसके वाले, कंपनी के पैसे और उसके मैनेजमेंट के बारे में क्या पढ़ने वाले, किसके बारे में पढ़े, कंपनी और कंपनी के पैसे और कंपनी के पैसे और पैसे के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले। अब मनी एंड इट्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, बेसिकली हम यहां पे ये पढ़ने वाले कि किस तरह से जो है हम क्या फाइनेंस, क्या मतलब फाइनेंस एंड इट्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ये किससे रिलेटेड है, ये इनफ्लो और आउटफ्लो से रिलेटेड है। इनफ्लो और आउटफ्लो किससे, कंपनी के पैसे के, कंपनी के पैसे के, सीधा सीधा है रिलेटेड टू द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द मनी इन दी कॉर्पोरेशन। यहां पे समझा इनफ्लो मतलब क्या है, यहां पे आपके बिजनेस में पैसे किस तरह से आएंगे, आपके पैसे आपकी कंपनी में पैसे किस तरह से आएंगे, और पैसे जब आ गए आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करोगे। देखो कैसे आएंगे, यानी एक्वायर करना क्या होगा, आपका इनफ्लो हो गया, और आने के बाद अब किस तरह उसको यूटिलाइज करिए, आपका आउटफ्लो हो गया। क्लियर हो गया। तो जब कभी भी आपसे पूछे कोई कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, तो सीधा याद रखना है इनफ्लो और आउटफ्लो याद रखना। किसका याद रखना है, इनफ्लो और आउटफ्लो। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज रिलेटेड टू द इनफ्लो। इनफ्लो मतलब क्या होता है, वे टू एक्वायर मनी, और आउटफ्लो से क्या रखोगे, आपका यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। तो यही आपका होता है क्या, कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है। क्लियर हो गया, पक्का। अब यहां पे अगर बात करूं, देखो इनफ्लो और आउटफ्लो पढ़ना क्यों जरूरी है। देखो कोई भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा ना, उसका सबसे बड़ी जो बोलते हैं ना ताकत होती है और या फिर कमजोरी होती है। अगर ताकत जो फाइनेंस है, अगर आप उसको प्रॉपर मैनेज करो, एफिशिएंटली मैनेज करो, इफेक्टिवली यूज कर रहे हो, तो आप क्या करो, आपका जो बिजनेस है वो बूम करने वाला है, यानी अच्छा खासा क्या चलने वाला है, आगे मार्केट में क्या तबाही मचाने वाला है। ठीक है, तभी आप सारी चीजें मैनेज कर पाओगे। इन केस अगर आप जो फाइनेंस प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे हो, पैसे बिन मतलब के खर्चे हो रहे हैं, या फिर आपने जो कैपिटल रेज किया वो हाई इंटरेस्ट पे रेज किया है, तो आपके लिए बहुत मुसीबत क्या अपने आप क्या जनरेट हो जाएगी। तो यहीं पे इसलिए कहा जाता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो सक्सेस है या फिर फेलियर है, पूरा का पूरा आपके फाइनेंस पे क्या करता है, निर्भर करता है।
क्या करता है, निर्भर करता है। यानी आप किस तरह से अक्वायर करते हो मैंने बताया, और किस तरह से आप यूटिलाइज करते हो इस पे क्या डिपेंड करता है। पता चला आपने अक्वायर बहुत अच्छे तरीके से किया है लेकिन यूटिलाइज अच्छे तरीके से नहीं किया है, तो भाई पैसे चलने वाले हैं क्या, नहीं चलने वाले। इनकेस आपने यूटिलाइज बहुत अच्छे से किया है लेकिन अक्वायर अच्छे से नहीं किया, तो पैसे चलेंगे क्या, नहीं चलेंगे, और फाइनेंस अच्छे से यूज नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए चलो अब यहाँ पे हम एक डेफिनेशन दी गई है मनी की, जो हमारे अकॉर्डिंग टू हेनरी फोर्ड भाई साहब के द्वारा दी गई। इनका नाम आपको याद करके रख लेना। अकॉर्डिंग टू हेनरी फोर्ड, क्या, अकॉर्डिंग टू हेनरी फोर्ड, मनी इज एन आर्म और लेग। मनी क्या है, आर्म है और लेग है, आर्म है और लेग है। उसे यूज करो या फिर उसे लूज कर दो, यानी खो दो। मतलब क्या कहा गया, इन्होंने ये कहा है कि देखो जैसे हमारा शरीर होता है, जैसे हमारा आर्म या फिर लेग है, अगर ये जो आर्म और लेग को हम लोग जब यूज नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, यूजलेस हो जाता है। थोड़े टाइम बाद ये खुद ब खुद अगर जो मोमेंट अगर हम खुद नहीं करते इसको, तो ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं एक क्या हो जाएगा, हम लोगों को तो फ्रीज हो जाएगा या फिर इसमें कोई मूवमेंट नहीं होने वाला आगे। अगर मैं चाहूंगा भी बाद में इसको मूवमेंट करना तो मूवमेंट होगा नहीं। उसी तरह से सेम चीज आप जब पैसा जब होता है, जब उसको आप इफेक्टिवली यूज नहीं करते, सही ढंग से यूज नहीं करते उसे, जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने 5-6 साल पहले या फिर 10 साल पहले एक 100 रुपए का नोट है, वो 100 रुपए का नोट या फिर 200 रुपए का 200 रुपए जो मैंने अपने कबर्ड में डाल के रखा। अब कबर्ड में डाल के रखा, आज 10 साल बाद मैं क्या कर रहा हूं, उसे कबर्ड से निकाल रहा हूं, तो क्या उसकी जो वैल्यू सेम रहेगी क्या? आप बोलोगे सर 200 का नोट तो 200 ही रहेगा ना, उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, चेंज होने वाली, क्या बात करो। लेकिन दोस्त 10 साल पहले आप 200 रुपए में जितनी चीजें खरीद पाते थे, क्या आज के रेट में आप उतनी चीजें खरीद पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं उस 200 रुपए की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई कि ज्यादा हो गई, कम हो गई। सही बात, हम सभी से जानते हैं कि जो इन्फ्लेशन होता है वो हर साल बढ़ते जा रहा है, दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू होगी वो भी कम हो जाएगी। तो 200 रुपए में पहले आप जितनी चीजें परचेज कर पाते थे, आज शायद उतनी चीजें आप परचेज नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या? नहीं परचेज कर पाओगे। तो यही चीज ध्यान रखना। समझा? क्लियर हो गया? कुछ डाउट मेरे ख्याल से नहीं होगा। ठीक है, तो हमें आप पैसे को क्या करना चाहिए, यूज करते रहना चाहिए। अब दूसरी चीज, कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग समझेंगे। ऑलरेडी मैंने समझा कि कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है, कंपनी। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब ही होता है कि आप पैसे किस तरह से बिजनेस में लेकर आ रहे हो, किस तरह से बिजनेस में लेकर, किस कौन से सोर्सेज से लेकर आ रहे हो, तो कितने परसेंट इंटरेस्ट पे लेकर आ रहे हो, यानी किस कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे लेके आ रहे हो वो, और साथ ही साथ आप लेकर आने के बाद उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो, किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब कॉर्पोरेट फाइनेंस में इन्वॉल्व क्या होता है, सबसे पहली चीज फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान क्या हो गया, आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में पता चलता है। सही बात है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट है कितना, हम स्टेप्स देखेंगे किस तरह से हम एस्टिमेशन करते हैं। फिर साथ ही साथ अब अगर हमें पता करना है कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, तो हम किस तरह से पता कर सकते हैं, सारी चीजें हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। फिर उसके बाद हमें कैपिटल मार्केट स्टडी करना आना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ मनी मार्केट क्या है वो हमें मतलब मार्केट को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि इतने कैपिटल पे जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है कैसे हो रहा है। फिर यानी साथ ही साथ मार्केट किस तरह से चलेगी हमें क्या पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन यानी कैपिटल स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, हमें कैपिटल को डेवलप कैसे करना, मतलब कहां से कितना पैसा लेना, कितने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से लेना है, ये हमें क्या डिसाइड हम ये कॉर्पोरेट फाइनेंस में देखते हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट डिस्कशन मतलब क्या, पैसे तो आ गए, अब पैसे आए तो उसको किस तरह से कहां पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये भी चीजें हमें क्या समझनी चाहिए। क्लियर हुआ? अब चलो नेक्स्ट। अब यहां पे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी होगलैंड, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब क्या होता है, देखो एक्विजिशन मतलब गैदर करना, बिजनेस में लाना, अक्वायर करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यूज ऑफ कैपिटल, वही चीज वापस बताई गई है। देखो ऑलरेडी मैंने बताया कॉर्पोरेट फाइनेंस डील करता है किसकी वजह से, किसके लिए डील करता है, अक्वायर करने का, यानी यूज अक्वायर द कैपिटल एंड द यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन, यानी बिजनेस कंपनी द्वारा किस तरह से जो है कैपिटल लाया जा रहा है और लाने के बाद उसको किस तरह से यूज किया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि अक्वायर एंड यूज, समझा? तो याद रखना कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरली with the acquisition and use of capital by business corporation। अब यहां पे चीज अगर बात करूं तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का हमने इतना इंपॉर्टेंस देखा कि भाई कैसे लेकर आना है, उससे भी हमारा खर्चा कम हो सकता है, साथ ही साथ उसको किस तरह से हमें स्ट्रक्चर करना है, ये सारी चीजें हैं।
तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं एक स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, एक ऐसे बंदी की जरूरत रहेगी जो क्या करे, ये सारी चीजों को मैनेज करे। जैसे एक जो पढ़ाने वाला होता है टीचर होता है, वैसे ही जो फाइनेंस को मैनेज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंस मैनेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनेंस मैनेजर बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब रोल क्या है फाइनेंस मैनेजर का, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर का रोल ये होता है, वो हमेशा ये ध्यान रखेगा कि जो फर्म के पास एडुकेट, यानी उसके पास हमेशा एक इनफ फंड होनी चाहिए, उसके पास फंड की कमी होनी नहीं चाहिए, कभी भी कमी होनी नहीं चाहिए। साथ ही साथ हमेशा ये भी ध्यान रखेगा कि फंड रहने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं वो कहीं से भी पैसे उठा गए, राइट सोर्स यानी सही जगह से लेकर, सही तरीके से लेकर, और उसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी मैंने बताया कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। ठीक है, बाबा नहीं समझा रहा उस वजह से। अब यहां पे ध्यान देना, जो फर्म होता है वो क्या करता है, जो फंड है उसको क्या इफेक्टिवली यूज करना है। इफेक्टिवली यानी क्या होगा, सही ढंग से यूज करना है, अच्छी तरीके से यूज करना है। कैसे भी यूज करेगा, पता चला लेकर आ गया, उसमें से आधे पैसे पार्टी विटी पे खर्चा करा और आधे पैसे बिजनेस में लगा, तो बिजनेस चलने वाला नहीं है भाई, डूब जाएगा। क्लियर, फिर वो घी भैंस पानी में वाला हाल हो जाएगा। फिर उसके बाद दे आर जनरेटिंग। अब यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर को यह ध्यान रखना है कि उसका जो बॉस होगा, क्या होगा, उसका जो बॉस होगा उसको जो रिटर्न हो वो उसको ज्यादा से ज्यादा करके दे। क्या करके दे, ज्यादा से ज्यादा, यानी मैक्सिमम रिटर्न, यानी प्रॉफिट उसको ज्यादा से ज्यादा करके दे। ये फाइनेंस मैनेजर का क्या रोल होता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस में अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपकी दो तरह के डिसीजन मैटर करते हैं। एक आपका फाइनेंसिंग डिसीजन मैटर करता है और दूसरा इन्वेस्टिंग डिसीजन। तो सबसे पहली चीज मैं फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में बता दूंगा, फिर उसके इन्वेस्टिंग डिसीजन के। ऑलरेडी फाइनेंसिंग डिवीजन मैंने चैप्टर के बैकग्राउंड में बताया आप लोगों को, और इन्वेस्टिंग डिसीजन के बारे में बताया, लेकिन आप थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पे मैंने देखा कि जैसे हमने बैकग्राउंड में देखा था कि मेरे पास बहुत सारा एक्सेस था सोर्सेस के, कि जहां से मैं पैसे क्या ले सकता था, लेकिन मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि मैंने एक ऐसा सोर्स ढूंढा जहां पे मुझे पैसे भी मिल जाए और साथ ही साथ जो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए। क्या हो जाए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो भी कम, यानी इंटरेस्ट मेरा कम रहे। सही बात है। तो वही चीज यहाँ पे जो बिजनेस ऑफ फर्म होता है उसका क्या होता है, एक्सेस होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक मार्केट जो होता है उसमें एक्सेस होता है, जहां से वो पैसे क्या कर सकता है, रेज कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। आगे आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, और उसके बाद मल्टीपल चॉइसेस होती है जहां से वो क्या कर सकते हैं एज अ सोर्स। उसके बाद मल्टीपल चॉइसेस होती है, क्या होती है, देखो वो शेयर्स इशू करके कर सकता है, पब्लिक डिपॉजिट इशू कर सकता है, बॉन्ड्स इशू करके ले सकता है, डिवेंचर इशू करके क्या कर सकता है, पैसे रेस कर सकता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। फिर उसके बाद बात करूं तो फाइनेंस मैनेजर हमेशा ये इंश्योर करेगा, कि जो फर्म है वो वेल कैपिटलाइज्ड है। वेल कैपिटलाइज्ड यानी उसके पास पैसे तो होने चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल उसके पास होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एक राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किसका, डेब्ट और इक्विटी का उसके पास क्या होना चाहिए, एक राइट कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर्जा उसने बहुत ज्यादा ले और इक्विटी ना के बराबर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही चीजें क्या बैलेंस करके क्या उसको ये डिसीजन क्या लेना होता है, यानी अपना कैपिटल जो स्ट्रक्चर करना होता है। क्लियर हुआ। अब आते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन के बारे में। अब इन्वेस्टिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है कि यूटिलाइज द फंड इन सच अ वे दैट द रिटर्न्स आर हाई। उसको क्या करना, फंड्स को इस तरह से यूटिलाइज करना, इस तरह से अलोकेट करना है कि जब उसका रिटर्न आए तो रिटर्न क्या हो, ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए, जो खर्चे है उससे ज्यादा नहीं, यानी जो कॉस्ट है उससे क्या ज्यादा होना चाहिए। इनकेस अगर खर्चे से कम रहेगा, क्या रहेगा, खर्चे से कम रहेगा तो कहीं ना कहीं में क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। समझ में आ गया। तो हमें लॉस करना नहीं, हमें प्रॉफिट करना है दोस्तों। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए रहेगा, अब रिटर्न ज्यादा चाहिए। सही बात है। अगर खर्चे ज्यादा होंगे और जो कमाई होगी वो कम होगी तो कहीं ना कहीं हम क्या लॉस में जा रहे हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि फाइनेंस मैनेजर क्या करे, जो बिजनेस में जो रिटर्न हो वो ज्यादा हो, आपके खर्चे से ज्यादा हो, तभी क्या आपको प्रॉफिट होगा, वरना प्रॉफिट होने वाला नहीं है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जब मैनेजर होता है वो हमेशा क्या करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी क्या कंसीडर करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पकड़ के चलता है। पकड़ने के बाद अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सारे खर्चों के बाद जो आपका इंटरेस्ट है यानी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी निकल गया, फिर उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो आपका क्या होगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। जैसा अगर मैं बात करूं 200 रुपए, ठीक है, चलो आपको प्रॉफिट, चलो आपकी कमाई कुल हुई है 1000 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल 1K की आपकी क्या हुई है कमाई हुआ। अब उसमें क्या हो रहा है, आपका 300 रुपया जो बाकी सारे खर्चे, ठीक है, फिर उसमें आपका 200 रुपया क्या आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस जो होता है वो हो गया आपका। और फिर उसके बाद अगर बात करूं उसमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपका कितना है, 200 रुपए। ठीक है, तो कितना हो गया, 200 200 400 400 300 कितना हो गया आपका 700 गए। अब 700 1000 माइनस 700 करेंगे तो हमारे पास कितना बच रहा है, 300 रुपए। तो ये जो 300 रुपए होते हैं वो आपका क्या होता है, आपका कॉस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हमेशा प्रॉफिट आपका क्या ज्यादा होना चाहिए, यानी बचना चाहिए। क्लियर हो गया। अब कहीं ना कहीं
जो फाइनेंस मैनेजर हमें हमेशा इस तरह से गाइड करेगा, इस तरह से हेल्प करेगा कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का खर्चा है जो हमारे इनकम से के निकल जाए, हमारा जो प्रॉफिट है वो हमेशा क्या ज्यादा हो, क्या हमारा प्रॉफिट क्या ज्यादा हो। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं फिर, कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। ये एक चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले, नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस। इंपॉर्टेंस, जी हाँ दोस्तों, सिग्निफिकेंस भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है। लिख क्या राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस, या बोला जा सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे हम ये देखने वाले कि कॉर्पोरेट फाइनेंस हमें किस किस चीज में क्या हेल्प करता है, ये चीज हम क्या समझेंगे। तो सबसे पहली चीज अगर बात करूं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अगर मैं एक पर्सनल लेवल पे बात करो या फिर मैं एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे बात कर रहा हूं, तो हमारी कोई भी जो चीज होती है, अगर मुझे कोई भी डिसीजन लेना, तो हम सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि हमारे पास पैसे कितने। अगर मैं हूं, मुझे एक अच्छे कॉलेज में आना, बड़े कॉलेज में आना, तो मैं देखूंगा कि क्या मैं उस कॉलेज की फीस भरने के लिए कैपेबल हूं, क्या मेरे पास इतने पैसे है कि नहीं है। तो उसी तरह से जब कभी भी बिजनेस में एक कंपनी जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करी है या फिर कोई नई एक्टिविटी स्टार्ट करी है, तो हमेशा ये ध्यान रखेंगी कि उसके पास क्या उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उतने पैसा, अभी इतना ध्यान रखना कि अगर उस एक्टिविटी में 10 करोड़ लग रहे हो, कंपनी का 10 करोड़ है, तो पूरा का पूरा 10 करोड़ उसमें इन्वेस्ट करने वाली नहीं है। वो कुछ पैसे बचा के रखेगी, इनकेस कोई अनसर्टेनिटी हैपन हो गई या फिर हो गई, तो उसके पास पैसे होने चाहिए उस अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए। सारे प्रोजेक्ट में ही सारे पैसे उस प्रोजेक्ट में ही लगा दिए, तो भाई कुछ हुआ तो क्या करिए, हाथ पे हाथ रख के बैठना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते, कंपनी डूब जाएगी, वो 10 करोड़ भी जाएंगे और कंपनी भी नहीं बचेगी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना कि सब कोई भी डिसीजन होगा तो वो क्या देखिए, फंड्स की अवेलेबिलिटी पे क्या ध्यान देगी कि फंड्स मेरे पास कितने अवेलेबल है, कितने नहीं अवेलेबल है। अगर कुछ एक्स्ट्रा रहेगा, कुछ अमाउंट है, अगर प्रेफरेबल होगा, तो वो उस पर क्या करेगी और काम करेगी, इन्वेस्ट करेगी। अब कोई भी जो फंक्शन है कंपनी का, वो बिना फंड के हो ही नहीं सकता, बिना कॉर्पोरेट फाइनेंस के हो ही नहीं सकता, डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता। अगर मार्केटिंग करना तो उसमें भी पैसे चाहिए, स्टाफ हायर करना तो उसमें भी पैसे चाहिए, कोई एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है तो उसके लिए भी क्या उनको पैसे चाहिए। अगर कहीं नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना तो उसके लिए भी पैसे, R&D करनी तो उसके लिए भी, एक्सपांशन करना तो उसके लिए भी पैसे, डाइवर्सिफिकेशन करना तो डाइवर्सिफिकेशन करना बिजनेस में तो उसके लिए भी क्या पैसे चाहिए ही चाहिए। बिना कोई पैसे के कुछ भी काम होने वाला नहीं है। समझ में आ गया। अब बिजनेस में डिसीजन तभी लिया जाता है, एक चीज हमेशा ध्यान में लेके ली जाती है डिसीजन, क्या है वो यह है कि जब आप क्या करो, बिजनेस करो तो आप ये ध्यान में रखते हो कि आपके प्रोजेक्ट पे, आप जब ये प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपके प्रॉफिट पे कितना असर पड़ रहा है। क्या आपका प्रॉफिट इससे बूम होने वाला है या फिर आपका प्रॉफिट जो है फॉल होने वाला है, ये आप चीज हमेशा ध्यान रखोगे। ठीक है, एज अ कंपनीज ओनर, या फिर एज अ फाइनेंस मैनेजर, आप हमेशा ये चीज क्या ध्यान रखोगे। क्यों ध्यान रखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो कमाई है वो प्रॉफिट ही है उसके, वरना अगर प्रॉफिट आपका गिर जाएगा तो आप इन्वेस्ट करके करोगे क्या, उसमें और पैसे लगा के मतलब है क्या, कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि अगर प्रॉफिट अच्छा होगा तो कंपनी खुशी खुशी इन्वेस्ट करेगी, अगर प्रॉफिट क्या होगा, गिरेगा, तो क्या करने वाली, इन्वेस्ट करने वाली नहीं है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब यहां पे बात करूं, अगर प्रोजेक्ट जो होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं, किसको ध्यान में रखते हैं, एक प्रॉफिट को देखते हुए और साथ ही फाइनेंशियली वायबल मतलब क्या होता है, किसी चीज का सक्सेसफुल, क्या फाइनेंशियली ये जो प्रोजेक्ट है क्या सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई नई आइडिया है, क्या उसमें अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगी क्या सक्सेसफुल हो पाएगा, अगर हो पाएगा तभी कंपनी इन्वेस्ट करेगी। इनकेस अगर उसे लगता है कि इन्वेस्ट करना मेरा क्या हो जाएगा, फिजूल जाएगा, तो इन्वेस्ट करने वाली नहीं है। इतना चीज ध्यान रखना। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद रेजिंग कैपिटल, कॉर्पोरेट फाइनेंस, मैंने ऑलरेडी बताया कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग ही समझ लो क्या, इट डील्स विद द एक्वायरिंग एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी। मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस हमें हेल्प करता है कि किस तरह से आप पैसे क्या कर सकते हो, रेस कर सकते हो, किस तरह से रेस कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। देखो सेकंड पॉइंट यही बन गया, क्या बना है, देखो बिजनेस स्टार्ट होता है तो हर किसी को क्या चाहिए रहता है, पैसा चाहिए रहता है, कैपिटल चाहिए रहता है, सही बात है। और उसके आप कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है क्या, वो पैसे रेस करने में, क्या इश्यू करके, शेयर्स इश्यू करके, डिबेंचर इश्यू करके, बॉन्ड्स इश्यू करके और लोन्स इश्यू करके। दोस्तों क्लियर हुआ, मेरे ख्याल से कुछ डाउट नहीं होगा। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब आपने देखा होगा मार्केट में, इनकेस इफ यू हैव नोटिस्ड दैट कि जो प्रोजेक्ट होते हैं, कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है या फिर प्रोडक्ट होता है, उसके क्या हमेशा कुछ महीने बाद या फिर कुछ साल बाद क्या होता है, एक अपग्रेडेड चीज आती है। जैसे आईफोन की बात करें तो आईफोन जब स्टार्ट हुआ तो अब आईफोन का जो ब्रांडिंग है अब वो हमेशा क्या नए नए अपडेट्स के साथ आता है। क्यों नए नए अपडेट्स के साथ आता है, क्योंकि जो कस्टमर्स है वो एक ही चीज यूज करके कहीं ना कहीं बोर हो जाएंगे, तो अपडेशन का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब अपडेशन करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। रिसर्च ये जानना पड़ेगा कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर की नीड क्या है,
उसकी जरूरत क्या है, क्योंकि नीड के हिसाब से जब हम उनको चीजें प्रोवाइड करेंगे तो वो उसके जल्दी बाय करेंगे, उसके थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। इन केस उनकी नीड ही नहीं है तो हम वो बाय करने वाले क्या, नहीं बाय करना। साथ ही साथ हम ये भी कर सकते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जो नीड हम खुद क्रिएट कर रहे हैं एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर। हम अगर पर्सन की, इंडिविजुअल्स की क्या नीड नहीं है तो इंडिविजुअल की जो नीड है वो हमें क्रिएट करनी आनी चाहिए, तब जो हमारा प्रोडक्ट जो हम अच्छा खासा क्या बेच पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यही चीज क्या करती, कस्टमर को अट्रैक्ट करती, जब हम नई चीजें लॉन्च करते हैं, कुछ मार्केट में नया आता है, एक नया ट्रेंड आता है। अब ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है कि लॉलीपॉप खाते खाते आपने पूरा कर लिया। ये क्या एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें क्या करना पड़ता है, आपको सर्वे करना पड़ता है, मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है। अब ये सारी चीजों के लिए आपको पैसे लगेगा, फ्री में नहीं होने वाला, सर्वे फ्री में नहीं होने वाला। उसमें आपके क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, आप टेक्नोलॉजीज लगेंगी, तो इसके लिए स्पेशलाइजेशन लगेंगे। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेंथी प्रोसेस, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फिनांस की जो रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये कौन हेल्प करता है, ये हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। अब बिजनेस फर्म को हमें स्मूथ रनिंग करने के लिए भी कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है। सबसे पहली चीज, पैसे आ रहे हैं, पैसे जब आ रहे हैं उसको यूटिलाइज करो अच्छे से। अब यूटिलाइज करें, अब ये सारी चीज कभी अच्छी चलेंगी, यूटिलाइज करें, इसमें कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प कर रहा है। अब पैसे आ रहे हैं, जब रिटर्न ज्यादा, उसको यूटिलाइज अच्छे से, तो रिटर्न ज्यादा, जब रिटर्न अच्छे खास होंगे तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे कर पाऊंगा, क्या करूंगा, एम्प्लॉइज को टाइम पे सैलरी पे कर पाऊंगा। साथ ही साथ अब अर्निंग अच्छी खासी तो मेरे को रॉ मटेरियल परचेज करने में भी हेल्प होगा, मुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, या फिर क्रेडिट पे रॉ मटेरियल परचेज नहीं करना पड़ेगा। जब कभी मुझे जरूरत पड़ेगी रॉ मटेरियल की, मैं क्या करता हूँ, रॉ मटेरियल इजिली क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। बाकी जो मेरे सेल्स प्रमोशन, यहाँ पे सेल्स प्रमोशन की स्पेलिंग रॉन्ग है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो सही कर लेना। ठीक है, और साथ ही साथ सेल्स प्रमोशन में जो खर्चे वो भी मैं पूरे कर सकता हूँ। सारे बाकी जो सारे एक्सपेंसेस, संडे एक्सपेंसेस हो गए, उसे मैं फिर फुलफिल कर सकता हूँ। जिस अगर ये सारी चीजें मैं अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा तो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे खासा चलेगा, वरना भैया डूब जाएगा। क्लियर हुआ। अब ब्रिंग कोऑर्डिनेशन वेरियस एक्टिविटीज। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो कॉर्पोरेट फाइनेंस ही हमें हेल्प करता है। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग बता, कैपिटल बजटिंग बता, कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टिंग डिसीजन बता। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन ही हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है ये बताने की कौन से डिपार्टमेंट किस तरह कितने अमाउंट जाने चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देना कि बहुत सारे डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट होता है, आईटी डिपार्टमेंट होता है, फिर आपका बोल सकते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, तो ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट। लेकिन इन सब में डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर ये सारे लोगों को प्रॉपर एलोकेशन कर रहा है फंड की, तभी क्या ये सारे प्रॉपर वर्क कर पाए। इन केस इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या एलोकेट नहीं कर रहा है प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो फाइनेंस को रिक्वायर्ड है, उनको प्रॉपर एलोकेट ही कर रहा है, पता चला मार्केटिंग वाले को ज्यादा दे रहा, प्रोडक्शन वाले को दे रहा ही नहीं है, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग करता रह जाएगा, लेकिन भाई मार्केट में बेचने के गुड्स ही प्रोड्यूस नहीं आता, तो मतलब है क्या, नहीं मतलब है। तो ये कौन काम करता है, ये कैपिटल जो है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस है। कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है हमें कि इन सबके बीच में क्या कोऑर्डिनेशन क्या डेवलप करने में। क्यों, अगर देखो कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं होगा तो एक प्रॉपर फाइनेंस नहीं होगा, जो प्रॉपर फाइनेंस नहीं होगा तो प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा, जब प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा तो बेचेंगे क्या, जब बेचेंगे नहीं तो इनकम नहीं आएगा, जब इनकम नहीं आएगा तो प्रॉफिट कहां से कमाएंगे, तो जब प्रॉफिट नहीं आएगा तो बिजनेस थोड़े दिन और चलेगा और क्या हो जाएगा, ठप, खत्म, बात खत्म। समझा। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करो एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन। अब एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, ये दो टर्म है, ये दो टर्म सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे। एक्सपांशन मतलब क्या होता है, मैंने बिजनेस खोला, आइसक्रीम का दुकान मैंने खोला, पहले मैं 10 आइसक्रीम बेचा करता था क्योंकि मेरे पास 10 कस्टमर की ही रिक्वायरमेंट आती थी। अब मेरे कस्टमर्स बढ़ गए, यानी अब मेरे 300 400 1000 कस्टमर्स आते हैं। ठीक है, अब मुझे आइसक्रीम प्रोड्यूस उस हिसाब से करनी है, यानी मेरा जो प्रोडक्शन का अमाउंट था वो इंक्रीज हो गया, सही बात है, लेकिन टाइम मेरे पास उतना कम है नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक जो मशीन थी वो क्या करती थी, एक मशीन 1 घंटे में 10 आइसक्रीम प्रोड्यूस करती थी, लेकिन अब 100, अब मेरे कस्टमर्स बढ़ गए तो मुझे मशीन भी तो बढ़ानी पड़ेगी, सही बात है। अब यहीं पे मेरे कस्टमर्स कितने हो गए, 1000 हो गए, तो 1000 के लिए मुझे कुछ नहीं तो 5-6 मशीन और चाहिए, जो क्या करेंगे, मुझे दिन भर में पता जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की जितनी रिक्वायरमेंट वो मुझे फुलफिल करके दे, सही बात है कि नहीं बात है। तो अब यहां पे मुझे और मशीन खरीदनी पड़ेगी, यानी मैं क्या कर रहा हूं, बिजनेस एक्सपांड कर रहा हूं, यानी बड़ा कर रहा हूं। पहले एक मशीन थी, कस्टमर्स 10 थे इसलिए एक मशीन थी, और कस्टमर्स बढ़ रहे तो मैंने मशीन क्या बढ़ा दी, यानी मैं अपना बिजनेस क्या कर रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं। बड़ा करना, एक्सपांड करना, एक्सपांड यानी एक्सपांशन। क्लियर हो गया, तो इसको बोलते हैं बिजनेस एक्सपांशन बोलते हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन, अब तक मैं सिर्फ आइसक्रीम बेचा करता था, क्या बेचता था, आइसक्रीम बेचा करता था, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे कस्टमर बोलते हैं भैया आप आइसक्रीम बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन आप आपकी कैंडी भी बनाओ ना, आपके लॉलीपॉप जो होते हैं वो भी बनाओ ना, आप चाइनीज आइटम में भी थोड़ा घुसो ना,
आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो मैं ये सारी चीज को एज अ मोटिवेशन लेके मैं आप सोच रहा हूँ कि अब बाकी जो सेक्टर्स है उसमें भी मुझे क्या करना चाहिए, जंप करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जंप करना चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डाइवर्सिफाई होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोला ठीक है भाई, अब तक आइसक्रीम बेचा था, अब मैं क्या करूंगा, मैं चाइनीज आइटम्स भी बेचूंगा, मैं चॉकलेट्स भी बेचूंगा, कैंडीज भी बेचूंगा। ये सारे तो डाइवर्सिफाई करना यानी वेरिएशन, यानी टाइप सारे मेरे बिजनेस में क्या टाइप सारे, अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रोडक्ट सारे टाइप्स, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ये अलग अलग। अब यहाँ पे जाना, अब एक्सपांड करो तो मुझे मशीन की रिक्वायर्ड ज्यादा रहेगी, यानी मशीन की रिक्वायर्ड ज्यादा रहेगी। तो अब मशीन क्या फ्री में आएंगी क्या, नहीं, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इनकेस मैं बिजनेस का नए तरीके से खोला, अलग अलग प्रोडक्ट्स खोला, तो मुझे ह्यूमन रिसोर्स अलग चाहिए रहेगा, मशीन उसके अलग चाहिए, लैंड थोड़ा सा अलग चाहिए, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टोटली क्या अलग मुझे और चाहिए रहेंगे। सही बात है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए रहेगा। अब ये जो पैसा फ्री में आने वाला है क्या, नहीं, तो ये पैसे चाहिए, तो ये पैसे प्रोवाइड कौन करेगा, हमारा जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो हमें क्या करता है, हेल्प करता है ये सारी चीजें करने में। क्लियर है। फिर उसके बाद मैनेजिंग रिस्क। अब बिजनेस में आप एक ऐसी चीज है जहां पे प्रॉफिट भी आपका, नुकसान भी आपका। प्रॉफिट किया तो बादशाह, नुकसान हुआ तो आप बोल सकते हो एक बेगर। ठीक है, तो उस वही चीज है कि बिजनेस में कभी भी क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है या फिर रिस्क आ सकता है। अब कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जिंदगी हमारी अच्छी खासी गुजर रही थी, उसी बीच एक लॉकडाउन ऐसा आएगा जहां पर कई सारे बिजनेस का ठप हो जाएंगे, कई सारे बिजनेस ठप हो जाएंगे, कई सारे लोगों की जो जिंदगी है वो रुक सी जाएगी, लोग घर में बैठे होंगे। ये कभी किसी ने सोचा था क्या, नहीं सोचा था। अनसर्टेनिटी थी, बिजनेस वालों बिजनेसमैन ने सोचा या नहीं सोचा था, लेकिन अनसर्टेनिटी। तो ये अनसर्टेनिटी कभी बोल के नहीं आएगी भाई, खटखटाएगी, बोलेगी भाई मैं आऊं कि नहीं आऊं, आऊं कि नहीं आऊं, कभी नहीं आने वाली। आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको क्या पहले से ही बैकअप तैयार करके रखना पड़ेगा। वैसे ही अगर जिस किसी भी बिजनेस ने अगर अपना बैकअप पहले से स्ट्रांग रखा था कि वो ये रिस्क फेस करने के लिए तैयार था, उसका बिजनेस सस्टेन हो गया, उसका बिजनेस सस्टेन हो गया। आज जिसने नहीं तैयार किया, तैयार था इस ये चीज को फेस करने के लिए, तो भाई वो आज शायद अपनी कंपनी बंद करके किसी और कंपनी में जॉब कर रहा होगा। ये चीजें हैं, कोरोना के बाद ये सारी चीजें हुए, तो आपको ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कंपनी नीड्स फाइनेंशियल हेल्प टू मैनेज सच रिस्क। क्लियर है। चलो लास्ट टॉपिक, रिप्लेस ऑफ ओल्ड एसेट। ऑलरेडी मैं बताया कि कंपनी मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ेगा, बदलाव हमें क्या करने पड़ेंगे। अब एक जैसा अगर मैं बात करूं, पहले कपड़े बनाने के लिए हैंडलूम यूज किया जाता था। अगर एज अ बिजनेस मैं आज भी अगर हैंडलूम यूज करूंगा तो चलेगा कि नहीं, मुझे वो चेंज करना पड़ेगा, वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्यों, मुझे नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होना पड़ेगा, तभी मैं क्या मार्केट में सस्टेन हो पाऊंगा, वरना हो नहीं पाऊंगा। क्लियर होगा। या फिर मेरी कोई मशीन पड़ी हो, मशीन खराब हो गई, तो खराब मशीन को यूज करूंगा तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, मेरा खराब होगा, तो उसे चेंज करूंगा। और वो चेंज क्या फ्री में होगा, नहीं, मुझे उसके लिए क्या पैसे क्या पे करने पड़ेंगे। तो फाइनेंस हमें क्या उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो फाइनेंस जनरेट करने में हेल्प कौन कर रहा है, आपका अपना कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प कर रहा है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अब डिविडेंड इंटरेस्ट। अब मैंने आपको शेयर के बारे में बताया था। शेयर मतलब क्या होता है, शेयर मतलब हिस्सा होता है। ये मार्कर का आधा हिस्सा मेरा और ये मार्कर का आधा हिस्सा प्रदीप सर का है। तो यानी ये मार्कर के दो शेयर्स है, एक प्रदीप सर का और एक मेरा। अब शेयर्स को हम लोग होल्ड करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर बुलाएंगे। आपने आपको क्या बोलेंगे, हम लोग शेयर होल्डर है। इस मार्कर के हम लोग शेयर होल्डर है। एज अ शेयर होल्डर अब मैं इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस मार्कर पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो फ्री में इन्वेस्ट करूंगा नहीं, मुझे इसके बदले कुछ ना कुछ चाहिए, यानी रिटर्न चाहिए। तो मैं बता दूं, शेयर होल्डर्स को हमेशा जो रिटर्न होता है प्रॉफिट में मिलता है। क्या मिलता है, प्रॉफिट में उनको क्या रिटर्न मिलता है, यानी हिस्सा मिलता है। और जो रिटर्न उनको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और इंटरेस्ट जो मिलता है कंपनी के क्रेडिटर्स और जो बैंक्स होते हैं उनको मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इनको पे करने के लिए पैसे चाहिए रहता है, पैसा कौन करता है, हमारा आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है। पेमेंट ऑफ टैक्स एंड फीस। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको अलग अलग तरीके से टैक्स और फीस पे करना पड़ता है। सबसे पहली चीज जो होती है, जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे उसको आरओसी को पे करना पड़ता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं एक सर्टेन टेन्योर के बाद। ठीक है, साथ ही साथ उसकी कंपनी में जो प्रोफेशनल्स होंगे उनको फीस पे करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजों के लिए उनको उसको क्या अमाउंट क्या गैदर करना पड़ता है, फाइनेंस को क्या रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे टैक्सेस की स्पेलिंग रॉन्ग है, देख लेना भाई, टाइपिंग में से तो थोड़ा सा सही कर लेना। ठीक है, ठीक है, टैक्सेस सही हो गया। तो आपको क्या फाइनेंस की जरूरत होती है, तो ये आपको कौन करके देता है, ये आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या हेल्प करता है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई है, कुछ डाउट नहीं होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और भी ऐसे चाहते हो कि और भी लेक्चर्स आपके लिए लेकर आए तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाओ। अगर आप चाहते हो प्रदीप सर के आईएमपी क्वेश्चंस मिले, आपको स्ट्रैटेजी मिले, टेक्निक्स मिले, आपको क्या करना है, किस तरह से करना है,
तो प्लीज सपोर्ट दिखाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, आप बता दो कि भाई IMP क्वेश्चन, लाइव सेशन, सारी चीजें क्या होने वाली, बस सपोर्ट दिखाओ। तो आई होप चीजें समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आ सके। दोस्तों मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित और बने रहो अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी के साथ दोस्तों।